का मन है। वाह! नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है कि भारत क्या करने वाला है, पीएम मोदी क्या करने वाले हैं। जंग पर दुनिया दो फाड़ हो गई है, दो हिस्सों में बंट गई है। उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, पहलगाम हमले की एक नई तस्वीर आई है। देखिए इस शख्स को, यह शख्स हवा में था और पीछे देखिए आतंकी हमला कर रहे थे, गोलियां दाग रहे थे। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। पीछे देखिए आतंकी ने गोली दागी है और इस शख्स को आवाज ऊपर नहीं आ रही है। लोग देखिए भाग रहे हैं। ये देखिए, ये आतंकी ने गोली मारी है और वो शख्स गिर गया है। यहां एक ग्रुप बैठा था, उस पर गोली चलाई है। फिर देखिए ये शख्स आगे बढ़ता है। इस फायरिंग के बाद जब ये शख्स आगे बढ़ता है तो आगे देखिए जरा, इसके ठीक पीछे देखिएगा, ये शख्स देखिए दौड़ा और ये गोली पड़ी और इसके ठीक पीछे देखिए ये शख्स गिरा। लेकिन बॉर्डर पर देखिए, इस हमले के बाद बॉर्डर पर देख रहे हैं, बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने हैं कि आखिर श्रीनगर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मिलिट्री ट्रक जो आपको नजर आ रहे हैं श्रीनगर की सड़कों पर। तेज हो गया है। अगली तस्वीर देखिए पाकिस्तान में भी बॉर्डर पर टेंशन हाई है। ये पाकिस्तान की तस्वीर, रोज इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। पाकिस्तानी टैंक्स आप देख रहे हैं ट्रक्स के ऊपर लदे हुए हैं और बताया जा रहा है ये सीमा क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत की तस्वीर एक और आप देख रहे हैं, रियासी की तस्वीर है। रियासी में भी मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, हलचल बढ़ गई है। दोनों ही तरफ सीमा पर एक्शन नजर आ रहा है। कुछ और पाकिस्तानी टैंक्स की तस्वीरें आज सामने आई हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत से डरकर, इस खौफ में कि भारत कुछ करेगा उसकी हम तैयारी पहले से कर लें, ये उसकी एक तस्वीर है। पाकिस्तानी टैंक्स बताए जा रहे हैं और इन टैंक्स को बड़े ट्रक्स और ट्रॉले पर लादा जा रहा है। दूसरी तरफ ये बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, पाकिस्तान के अंदर पानी को लेकर बवाल शुरू हो गया। ये पाकिस्तान में खबर है कि कराची में पानी के मुद्दे पर लड़ाई हो गई है। भारत ने जल संधि स्थगित की है।
पाकिस्तान के अंदर और ये पीओके में देखिए, पीओके में बवाल शुरू हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कब्जे पे कब्जा, कब्जे पे कब्जा, जुल्म के ज़ाबिते, सौदा, कब्जे पे कब्जा, कब्जे पे कब्जा, जुल्म के ज़ाबिते, कब्जे पे कब्जा, कब्जे पे कब्जा, जुल्म के। दूसरी तरफ पाकिस्तान को डर सता रहा है। पिछले दिनों शहबाज शरीफ, 3 दिन पहले शहबाज शरीफ तुर्की में थे, एर्दोगन से मिल रहे थे। एर्दोगन यानी तुर्की से मदद मांग रहे हैं शहबाज शरीफ। और खबर है, अगली तस्वीर में दिखाऊं, खबर है कि मदद की खेप पहुंची। उससे पहले अगली तस्वीर देखिए, भारत ने रफाल डील कर ली है। शहबाज तुर्की से हथियार मांग रहे हैं, भारत ने फ्रांस से और रफाल लड़ाकू विमान खरीद लिए हैं। और जो हालात बने हुए हैं, इस हालात में दुनिया दो फाड़ नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, ऐसे देश भारत के साथ आकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ कुछ देश पाकिस्तान के साथ भी खड़े हुए हैं। दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है जहां इंडो और पाक यानी इंडिया पाकिस्तान के लोग आमने सामने। यह तस्वीर मैं आपको लंदन की दिखा रहा हूं। एक तरफ पाकिस्तान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के लोग। देख रहे हैं भारतीय रोड के एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड के दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन की तस्वीर आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनाव के बीच दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। दुनिया के बड़े बड़े देश मोदी के साथ आकर खड़े हो गए हैं और एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक या ड्रोन हमले के डर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। दुनिया मोदी के साथ है तो चीन के बाद पाकिस्तान ने अपने यार तुर्की से भी मदद की खेप मांग ली है। तो भारत ने फ्रांस से रफाल की बड़ी डील कर ली है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पाक आर्मी चीफ मुनीर पाकिस्तान से गायब हो गए हैं। ट्रंप से लेकर पुतिन और नेतन्याहू भारत के समर्थन में हैं। तो पाकिस्तान अपने 3 यार के साथ जंग में कूदने की तैयारी में है। और देखिए जरा दुनिया में कैसे प्रदर्शन हो रहा है। वॉशिंगटन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वॉशिंगटन डीसी में लोग सड़कों पर उतरे, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान इस्लामिक टेररिज्म डाउन डाउन, इस्लामिक टेररिज्म डाउन डाउन। दूसरी तस्वीर जर्मनी की मैं आपको दिखा रहा हूं। जर्मनी में भी लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब आपको बताऊं, देखिए जरा दुनिया में कौन किस तरफ आकर खड़ा हो गया है। सब ये समझ रहे हैं मोदी बदला तो लेंगे, मोदी कुछ तो करेंगे, ये सबको एहसास है। और इस एहसास में कौन किस ओर है, ये 2 तस्वीरें आपको बता रही हैं कौन किस तरफ खड़ा है। एक तरफ देखिए मोदी की तरफ आपको पुतिन नजर आ रहे हैं, मैक्रोन नजर आ रहे हैं, नेतन्याहू और ट्रंप नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज की तरफ जिनपिंग है और एर्दोगन है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का चक्रव्यूह तैयार है। भारत के हमलों से डरा पाकिस्तान टेंशन में है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बार बार फोन डायल कर रहे हैं। चीन के साथ तुर्की और अजरबैजान से मदद की मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन, सऊदी अरब, मिस्र और ईरान से भी संपर्क साधा है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के साथ 3 देश खड़े हैं। पहला चीन। चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है।
भारत के हमलों से चीन को भी नुकसान की आशंका है। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। युद्ध की स्थिति में भारत के बनाए, चीन के बनाए बंदरगाह उसके लिए बड़ा काम करेंगे। ऐसे में चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ है एर्दोगन। मुस्लिम देश तुर्की भी पाक से यारी निभा रहा है। कश्मीर मुद्दे पर एर्दोगन खुलेआम पाक का समर्थन करते हैं। यूएन में तुर्की ने पाक के पक्ष में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। तुर्की पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई भी करता है। अगला देश है अजरबैजान। पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच सैन्य सहयोग हाल में बढ़ गया है। दोनों देश आर्म्स डील के साथ साथ सैन्य अभ्यास भी साथ में करते हैं। आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में तुर्की पाक उसको समर्थन देते थे। ऐसे में पाकिस्तान इस जंग में इस तिकड़ी के साथ मैदान में है। अब दूसरी तरफ भारत है, लेकिन इन तीनों देशों के अलावा बाकी देश भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका से लेकर रूस तक और फ्रांस से ब्रिटेन तक भारत के साथ है। इजराइल ने हमले के बाद भारत को खुला समर्थन दिया है। इजराइल ने खुद इस हमले की तुलना हमास के हमले से की थी। इजराइल से जंग में हर संभव मदद का भरोसा इजराइल ने दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले की निंदा की है। साथ ही अमेरिका ने भारत को हर संभव मदद की पेशकश की है। अमेरिका से तनातनी के बीच भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा था। ऐसे में भारत का पुराना यार रूस जंग के हालात में भी भारत के साथ खड़ा है। मोदी की दुनिया के इन तमाम नेताओं से केमिस्ट्री भी शानदार है और पिछले कुछ वक्त में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन सभी नेताओं से बातचीत भी हुई है। तो जरा सुनिए, आखिर क्या भारत पाकिस्तान से बड़ा बदला लेने की तैयारी में है और इन सारे देशों का ऐसी स्थिति में क्या रोल, क्या भूमिका होने वाली है। सुनिए कर्नल शैलेंद्र क्या कह रहे हैं। मैं ये जरूर जिम्मेदारी लेकर कह सकता हूं कि इंडिया कुछ बड़ा बदला जरूर लेगा। बदला के बजाय हो सकता है एक बड़ा एक्शन हो, एक कंटिन्यूअस एक्शन हो, लेकिन जो भी कुछ होगा एक बहुत बड़ा होने वाला है जो दुनिया देखेगी और शायद मुझे लगता है दुनिया उसका इंतजार भी कर रही है। पाकिस्तान तो खैर घबराया हुआ है, एक मेंटल पैरालिसिस से गुजर रहा है, लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो वो डिपेंड कर रहा है कि बड़े देश शायद इसके बीच में इंटरफेयर करेंगे। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो सबसे बड़ा देश जो पाकिस्तान के फेवर में उतरता था वो है यूएस, जो आज क्लैरिटी के साथ उसके साथ नहीं दिखेगा। फिर भी अगर किसी तरह का न्यूक्लियर ऑप्शन पाकिस्तान करता है तो उसमें ज़रूर आप देखेंगे कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा, जहां वो उसको रोकना चाहेगा। चीन मुझे नहीं लगता कि सिवाय एक कर्सरी रोल के पाकिस्तान के साथ कुछ और करेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट दे देगा, इक्विपमेंट सपोर्ट दे देगा, बट उसके साथ लड़ाई में उतरने का सवाल ही नहीं उठता। कि देश, अगर कोई भी देश इस समय इसमें कोई रोल अदा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ सवाल टेररिज्म का है। जो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा वो एक्सपोज होगा कि वो टेररिज्म के साथ खड़ा हो रहा है, क्योंकि इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, अवाम से नहीं है, टेररिज्म के साथ है। अब देखिए जरा, आखिर दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है और शहबाज शरीफ ने तुर्की की तरफ हाथ बढ़ाया है। खबर यह है कि तुर्की मदद कर रहा है पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ पिछले दिनों तुर्की गए थे एर्दोगन से मिलने और ठीक उसी दिन जिस दिन हमला हुआ है उसी दिन शहबाज शरीफ तुर्की में थे और एर्दोगन से मिल रहे थे। अब उनको एर्दोगन का सहारा है कि तुर्की मदद करेगा। भारत को, पाकिस्तान को भारत से हमले का डर सता रहा है। ऐसे में उसने दोस्त तुर्की से मदद की मांग की है। तुर्की का C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाक पहुंचा है। विमान में तुर्की ने पाकिस्तान के लिए गोला बारूद भेजा है। खबर यह है C-6 C-130 हरकुलिस परिवहन विमान पाकिस्तान में उतरे। ऐसे 6 विमान, मीडिया रिपोर्ट में इसका दावा किया जा रहा है। गोला बारूद के साथ ईंधन भी भेजा गया है। पाकिस्तानी सेना में गोला बारूद और फ्यूल की भारी किल्लत है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना लंबा युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तान की मांग पर तुर्की ने तुरंत मदद की खेप भेजी है और भारत के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की तैयारी है। पहलगाम हमले के दिन शहबाज शरीफ तुर्की दौरे पर थे। राष्ट्रपति एर्दोगन से हंस हंस कर गले मिल रहे थे। तुर्की ने पाकिस्तान को TB2 बैरक्तार ड्रोन मुहैया कराए हैं। इसे पाकिस्तान ने भारत सीमा के करीब तैनात किया है। हालांकि तुर्की ने पाक को मदद की खेप भेजने से इनकार कर दिया है। कोई भी मुल्क आखिर क्यों इसके लिए तैयार होगा, लेकिन भारत में अब विरोध हो रहा है कि पाकिस्तान को जवाब दो।
ये अहमदाबाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत की सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान को जवाब दो। पाकिस्तान बेशक कितनी तैयारियां क्यों ना कर रहा हो। दूसरी तरफ देखिए, जम्मू से तस्वीरें आई। जम्मू में रोज प्रदर्शन हो रहा है। कश्मीर में रोज लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आफत सईद मसूद अजहर को जिंदालाओ, सईद मसूद अजहर को जिंदालाओ, 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 जिंदालाओ अजहर को जिंदालाओ, 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 जिंदालाओ। इस बार उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे, तो वो जान रहे हैं कि रात में सोएंगे, सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे हमें पता नहीं है, इसलिए पहले अपने परिवार को भेज दिया है कि जवाब ऐसा होगा जिसको पूरा विश्व देखेगा। ना ही पानी पीने की सामग्री है, ना ही खाना खाने की सामग्री है। वो पूरी तरह मतलब कि ख़त्म होने के कगार पे खड़ा है और भारत इस समय उसको जवाब देगा इससे ज़्यादा बुरी तरह। भारत अब युद्ध करे और पूरा पाकिस्तान नक्शे से मिटा करके भारत का ही हिस्सा वापस बना दे। कोई ऐसा मारो, घर में घुस के मारो, वो 7 पीढ़ियां तक याद करें, उनकी नस्लें तक याद करें, तब तक मारो उन्हें। पाकिस्तान पे अब न्यूक्लियर बम गिरा देना चाहिए और उनको ख़त्म कर देना चाहिए। बदला नहीं लेना चाहिए, अब ऐसा कृत्य करना चाहिए कि आइंदा इस प्रकार की गतिविधियां उस क्षेत्र में हो ही नहीं। हिंदुस्तान को तो अब देर नहीं करनी चाहिए और उसका बदला गिन गिन के लेना चाहिए। जिसने कराया है उसको खत्म करो, बस उसके बाद फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। किसी भी तरह की स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक पिछली बार करी थी और ऐसा बदला लेंगे कि आने वाले समय में शायद पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। सोचने विचारने की जरूरत नहीं बची है, कुछ भी विचार करने की जरूरत नहीं है कि साहब कब करना चाहिए। हमारे हिसाब से तो अब तक हो जाना चाहिए। लोगों की मांग है कि हमारी तरफ से तो अब तक हो जाना चाहिए। देखिए, भारतीय नेवी ने तस्वीर जारी की है, ईस्टर्न नेवल कमांड की तरफ से तस्वीर जारी की गई है। समंदर में किस तरह से हरकतें बढ़ गई हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था INS विक्रांत मूव कर दिया गया अरब सागर में, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल टेस्टिंग रद्द कर दी थी। ये नेवी ने तस्वीर जारी की है। दूसरी तरफ दिल्ली में बहुत एक्शन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक बड़ी डील भारत ने कर ली है। बड़ी डील है रफाल की। ये तस्वीर राजनाथ सिंह जिस वक्त रफाल पर मौजूद थे, अगली तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये वो डील है जो भारत रफाल खरीदने जा रहा है। उस डील की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इस डील से होगा क्या? भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ने वाली है। पाकिस्तान में खौफ बढ़ गया है कि भारत में और रफाल लड़ाकू विमान आ रहे हैं। भारत और फ्रांस में रफाल समझौते पर मुहर लग गई और रफाल आने वाले हैं। फ्रांस से 26 रफाल खरीदेगा भारत। 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर हुए और इस रफाल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है, यानी 3700 किलोमीटर दूर तक मार सकता है। रफाल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 9 टन के हथियार ले जाने की ताकत रखता है। परमाणु बम दागने की क्षमता से भी लैस है। फ्रांस से 22 सिंगल सीटर रफाल आएंगे। फ्रांस से अब तक सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है ये। नेवी में शामिल किए जाएंगे रफाल। INS विक्रांत पर तैनात होंगे रफाल मरीन। इस वक्त विक्रांत पाकिस्तान के करीब तैनात है। नौसेना को रफाल M बेहद ताकतवर बना देगा और नौसेना के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं। इन पर अभी पुराने MiG-29 के फाइटर जेट तैनात हैं। अब मॉडर्न रफाल M की तैनाती की जाएगी। इससे समंदर में भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की ताकत भी है। 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से ज्यादा बेहतर है। उड़ान भरने के बाद 3,700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। यह बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। इसमें शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। हवा से हवा में और हवा से जमीन में मार करने की ताकत है। पनडुब्बियां खोजकर ध्वस्त करने वाले विशेष रडार से भी लैस होता है। रफाल M में बीच हवा में ईंधन भी भरा जा सकता है। इससे इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ जाएगी। लंबी उड़ान के लिए इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 में शुरू हो जाएगी। 2031-32 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। इसका मकसद है कि भारत की ताकत बढ़ाना, सैन्य ताकत बढ़ाना। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए इस तरह क्या कुछ कह रहे हैं कर्नल TP त्यागी।
भारत फ्रांस से 26 राफेल एयरक्राफ्ट मरीन और ले रहा है। आज शायद वो सिग्नेचर भी हो गए हैं उस एग्रीमेंट के ऊपर। ये एयरक्राफ्ट हमारे INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात किए जाएंगे। इनमें स्पेशल फैसिलिटी होगी स्टोबार की, यानी कि शॉर्ट वर्टिकल टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, और इनके अंदर सभी तरह की मिसाइल, स्कैल्पर, मीटियोर मिसाइल और एंटीशिप मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल तैनात होंगी। तो हमारा जो राफेल है वो तो लीथल है ही है, और जो सुखोई 30 है वो भी बड़ा लीथल एयरक्राफ्ट है, बल्कि वो तो दुश्मन के रडार को जैम भी कर देता है। मगर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो आक्रमण एक्सरसाइज की गई, वो तो एक्सेप्शनली लीथल है। उनके सामने जब मैं चाइना के दिए हुए JF-17 और F-16 कहीं नहीं ठहरते। और जहाँ तक ज़मीन का सवाल है, सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की फ़ौज का कोई मुकाबला किसी पाकिस्तान से या किसी और देश से नहीं है। यानी कि कुल मिला के भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। तो भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है, पाकिस्तान की टेंशन बढ़ रही है। पाकिस्तान देखिए बॉर्डर की तरफ मूव कर रहा है। ये पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रक आप देख रहे हैं। लगातार हर रोज ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर पर गतिविधियां बढ़ा रहा है। और हालात तनावपूर्ण है। इस बीच खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना में दो फाड़ हो गया है। तड़ातड़ इस्तीफे हो रहे हैं, अधिकारी इस्तीफा देकर भाग रहे हैं, और खुद असीम मुनीर खुद फरार है। असीम मुनीर गायब है। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर असीम मुनीर कहां चले गए। देखिए, पहलगाम हमले में जनरल मुनीर के हाथ होने का शक है। जनरल मुनीर ने कुर्सी बचाने के लिए साजिश रची। हमले से पहले भारत और कश्मीर को लेकर जहर उगला था। अब भारत के सख्त तेवर के बाद मुनीर लापता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के गायब होने की खबरें। कई रिपोर्ट्स में असीम मुनीर को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जनरल मुनीर MIA यानी मिसिंग इन एक्शन है। कुछ रिपोर्ट में मुनीर के छिपे होने का दावा किया गया। हमलों के डर से मुनीर रावलपिंडी के एक बंकर में छिपे हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट में मुनीर के पाकिस्तान छोड़कर भागने की भी खबर है। हाल ही में मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया था। इसके बाद मुनीर के भी देश छोड़ने की अटकलें हैं। हालांकि मुनीर के देश छोड़ने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। भारत के सख्त एक्शन के बाद मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद मुनीर पर अब सवाल उठ रहे हैं। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में बगावत की खबरें। करीब 600 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों और सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है। युद्ध की आशंका के बीच सैनिकों के इस्तीफे ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। दावा यह है कि सैन्य कमांडरों के बार बार बदलते आदेशों की वजह से यह इस्तीफा हुआ है। मानसिक थकान और पारिवारिक दबाव के चलते इस्तीफा दिया गया। इस्तीफा देने वाले अधिकारियों सैनिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी है। 11वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने पत्र लिखा है कि सेना मुख्यालय को पत्र सामूहिक इस्तीफों पर गंभीर चिंता जताई गई है। और खुद पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी लेखक ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी जंगें हारा है भारत से और लड़ने के काबिल नहीं है। सुनिए। हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि हमें तो जाहिर है कि वो जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन 4 जंगों में हमारा हशर क्या होता रहा है। क्या इस बार आपको लगता है कि इस बार अगर हुई तो हम जीत जाएंगे, या पहले भी कभी जीते हैं? नहीं, जीते तो कभी भी नहीं है। बंगाल हमसे अलहदा हो गया। वो जो हमने बनाया हुआ था कि हम एक कौम है, हमारे खाने एक हैं मुसलमानों के, बंगालियों ने बता दिया ना कि फिटे मुंह तो हटा जाओ। दूसरा 65 की जंग में भी यही हुआ, 48 में भी यही हुआ। कारगिल में हमने इतनी अपना बेइज्जती कराई और इतने प्यारे बेचारे लोगों को वहाँ पे मरवा दिया पहाड़ों के ऊपर, और उनकी फिर लाशें भी लेने जोगे नहीं थे हम। वो तो इंडिया वालों ने उन्हें फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ वापस किया और उनकी दलेरी की दास्तानें हमें सुनाई तो हमने उन्हें निशाने हैदर दिए। अब दुनिया ये मान रही है, पाकिस्तानी कह रहे हैं हम लड़ने लायक नहीं, लेकिन दुनिया ये मान रही है कि भारत जवाब तो देगा। भारत ने पहले भी बालाकोट किया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बालाकोट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। दुनिया के अलग अलग देश, मुल्क ये कह रहे हैं कि भारत कुछ करने वाला है, लेकिन क्या करेगा दुनिया के अखबार भी इसे छाप रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जरूर पलटवार करेगा।
भारत कब और किस तरह का हमला करने वाला है, इसको लेकर अमेरिका से रूस तक चर्चा हो रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत पाकिस्तानी आतंकियों का खात्मा करेगा। भारत पूरी तरह से जंग में नहीं उतरेगा। 2016-2019 की तरह सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। भारत की सेना पीओके में बड़ा हमला कर सकती है। आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को पूरी तरह से तबाह कर देगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि दोनों ही परमाणु ताकत हैं। जंग की शुरुआत दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पाक पर एक्शन के लिए भारत को ग्लोबल समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी ने दुनिया भर के नेताओं से बात की है। भारत के सख्त रुख को दुनिया के सामने रखा है। 100 विदेशी राजनयिकों को विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। पाक पर एक्शन को लेकर कूटनीतिक परेशानी नहीं होने वाली है भारत को। भारत की कोशिश पाकिस्तान को अलग थलग करने की है, पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की है, ताकि भविष्य में पाकिस्तान जंग लड़ने की न सोचे, न हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर पाए। भारत ने सिंधु जल समझौते समेत कई फैसले लिए हैं अब तक, जिससे पाकिस्तान में करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। अब पाकिस्तान घबराया हुआ है। सुनिए जरा, भारत से भी आवाज उठ रही है। भारत के सियासतदान भी कह रहे हैं पाकिस्तान को कड़ा जवाब दीजिए। सुनिए फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं और निशिकांत दुबे। मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। आज मैं आपको यहाँ से बोल कर जा रहा हूँ कि बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सब आतंकी को मिट्टी में मिला देंगे, ये 2025 के बाद मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, और ये जितने पत्रकार हैं उन लोगों के कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म हो जाए। निशिकांत दुबे कह रहे हैं पाकिस्तान नामक देश खत्म हो जाए, लेकिन भारत और दिल्ली में तैयारी क्या चल रही? यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई है, यह उसकी तस्वीर है। सांसद पहुंचे स्टैंडिंग कमेटी में, डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी थी ये, जिसमें ये नेता पहुंचे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और लंबी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री के बीच। अब तस्वीर आपको दिखाऊं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम मोदी में जो बातचीत हुई है, क्या कोई बड़े एक्शन की तैयारी है? क्या एक्शन प्लान बन गया है? एक्शन प्लान क्या हो सकता है? रक्षा मंत्री अब तक कई बैठकें कर चुके हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स से मिल चुके हैं, सीडीएस से मिल चुके हैं, आर्मी चीफ से मिल चुके हैं। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पाक के खिलाफ एक्शन को लेकर अटकलें चल रही हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। बैठक से पहले रक्षा मंत्री ने कई मुलाकातें की थी। राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से रक्षा मंत्रालय में मुलाकात की। सेना प्रमुख ने सेना की तैयारियों की जानकारी दी, हमले के बाद उठाए गए कदमों की जानकारी दी, सैन्य रणनीति और आगे की कार्रवाई के बारे में बताया। एक दिन पहले सीडीएस के साथ राजनाथ सिंह ने बैठक की थी, यानी चीफ डिफेंस स्टाफ के साथ। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी से राजनाथ सिंह मिले और इसी वजह से इस मुलाकात के खास मायने निकाले जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से कहा, सेना का जोश हाई है, किसी भी एक्शन के लिए सेना तैयार है। राजनाथ सिंह ने सेना की तैयारियों की जानकारी पीएम को दी है। तीनों सेनाएं हर मोर्चे पर मजबूत हैं, यह भी रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को बताया है। सुनिए जरा, अब पाकिस्तान जिस तरह से गीदड़ धमकियां दे रहा है, उससे एहसास यह है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। जो धमकियां देते हैं वो डरे हुए होते हैं, और जो धमकियां नहीं देते इसका मतलब वो कुछ करने वाले हैं। सुनिए पाकिस्तान को। बूंद पानी तूने रोकी तो खुदा की कसम हम अपने डैम तुम्हारी लाशों से भर देंगे। जब से हमें पता चला है कि मोदी सरकार ने शिमला मुआहदे के कहा है कि हम उसको खत्म करने जा रहे हैं, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, मेरे अंदर जो आग उठी है, जो आग के बगोले उठे हैं, वो उसका इहाता करके मैं आपको नहीं बता सकता। मोदी सुन लो, हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं, और तुम्हें पता है पाकिस्तान कैसे बना?
हमने हजारों लाखों कुर्बानियां देके ये मुल्क बनाया है, लाखों लोगों को शहीद करवा के ये मुल्क बनवाया है कि आज हम तुम्हें पानी पे कब्जा करने देंगे? कश्मीर अगर हमारी शहर है तो पानी हमारी जिंदगी है। हम इंशाअल्लाह तुम्हें वाज़े बता दे, अगर एक बूंद पानी तूने रोकी तो खुदा की कसम हम अपने डैम तुम्हारी लाशों से भर देंगे, तुम्हारे आंख खून के दरिया बहा देंगे, हम तुम्हें कहीं चलने नहीं देंगे। तुम्हारी क्या मजाल कि तुम पाकिस्तान के ऊपर हमला करो? तो फिर सुन लो, तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान कब्रिस्तान होगा इंशाअल्लाह। तुम हमारे निशाने पर हो, तुम्हारे डैम हमारे निशाने पर है। तुम्हें पता है हमारी टेक्नोलॉजी का, तुमसे हम 100 साल आगे हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस बीच पाकिस्तानियों को आपने सुना, लेकिन नवाज शरीफ जो पूर्व पीएम पाकिस्तान के रहे हैं, वो अपने भाई शहबाज शरीफ को हिदायत दे रहे हैं कि भारत से भिड़ने की कोशिश मत करना। देखिए क्या नसीहत दी है। दोनों के बीच मुलाकात हुई। भारत के एक्शन से पूरा पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तान को खौफ है कि हमला कभी भी हो सकता है। इसी खौफ में सीमा पर शहबाज ने फौज उतार दी है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक मीटिंगों का दौर चल रहा है। अब दावा है कि शहबाज ने नवाज शरीफ के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग रविवार को पारिवारिक आवास जाती उमरा में हुई और यहां मरियम नवाज समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में नवाज को युद्ध के हालात पर रिपोर्ट दी गई है। बताया गया कि कैसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ तैयारी कर रहा है। इस दौरान नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फटकार लगाई, भारत के साथ शांति से ही पेश आने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा अगर युद्ध हुआ तो इससे नुकसान पाकिस्तान का होगा। नवाज पर यह दावा पाकिस्तान के एक अधिकारी ने किया है। नवाज ने पाक मंत्रियों को भी चुप कराने के लिए कहा है। पाक के कई नेता भारत को परमाणु अटैक की धमकी दे रहे हैं। दावा है कि नवाज शरीफ भारत के साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं। 1999 में नवाज की सत्ता के दौरान ही करगिल युद्ध हुआ था। 2 महीने तक चले युद्ध में 3000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और इसके बाद पाक ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। कुछ दिन पहले नवाज ने कहा वो भारत से युद्ध के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने विरोध किया था, इसलिए उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। फिलहाल अब नवाज शरीफ ने शहबाज को युद्ध ना लड़ने की सलाह दी है। अब आपको बताऊं, पिछले दिनों नवाज शरीफ से पूछा गया भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को लेकर। देखिए नवाज शरीफ कैसे सवाल को अनसुना करके आगे बढ़ गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान जंग कैसा रहा दौरा? ये सब पहलगाम के हवाले से अगर प्लीज कुछ बता दें, वहाँ पे जो कुछ हुआ है दहशतगर्दी। करेंगे बेहतरी के लिए। पाकिस्तान जंग का माहौल बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान जंग का माहौल बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान जंग का माहौल बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। कैसा रहा दौरा? तो नवाज शरीफ इस सवाल के जवाब से बचते नजर आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो भारत ने एक्शन लिया उसका असर दिख रहा है। कल तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी किस तरह पानी का बहाव तेज हो गया है। भारत ने बिना बताए पानी छोड़ा है क्योंकि जो जल संधि स्थगित की है उस संधि में यह शामिल है कि भारत अब कोई डिटेल, कोई डेटा पाकिस्तान से साझा नहीं करेगा। हम कितना पानी छोड़ रहे हैं, कितना पानी रोक रहे हैं, पहले बताया जाता था तो पाकिस्तान आगे तैयारी करता था। अब कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डेटा शेयरिंग नहीं होगी। उसके बाद पाकिस्तान में देखिए कई जगह बाढ़ आ गई। आज तस्वीर सामने आई है कराची से। कराची में पाकिस्तानी पानी को लेकर भिड़ गए। तो पाकिस्तान में पानी को लेकर आखिर लड़ाई क्यों शुरू हुई है? क्या भारत के एक्शन का असर नजर आ रहा है? देखिए जरा कैसे मार हो रही है। यह तस्वीर है। पानी को लेकर पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए। सिंधु समझौता रद्द होने के बाद पाक में बवाल मचा है। सिंध प्रांत के लोगों ने कराची शहर पर चढ़ाई कर दी। प्रदर्शनकारियों ने कराची में कई जगह आग लगाई, गाड़ियां फूंक दी है, कई आम लोग भी घायल हो गए हैं। बेकाबू हालात पर नियंत्रण के लिए लाठीचार्ज किया गया। सिंध के लोग नहरों की परियोजना का विरोध कर रहे हैं। यह परियोजना पाकिस्तान सिंध नदी पर बना रहा है। सिंध के लोगों का आरोप है कि नहरों से पानी बटेगा और उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा। और अब
जब भारत ने सिंधु समझौता रद्द कर दिया है तो पाकिस्तान में प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक होने लगा है। समझौता रद्द होने के बाद नहरों का काम रोका गया है, लेकिन सिंध प्रांत के लोगों ने प्रदर्शन बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में 80% खेती सिंधु के जल पर निर्भर है। ऐसे में पानी ज्यादा समय तक रुका तो स्थिति और गंभीर होगी। सुनिए जरा, आपको सुनवा रहा हूं पाकिस्तान के वाटर एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं। का जो है उसको वाटर के साथ लिंक किया जाए। ये बात कहनी कि जी वो हमारे रिवर्स अगर बंद करें तो हम उनके नाले बंद कर देते हैं, वो अगर नाले बंद करेंगे तो हम अपने सैलाबी पानी से गुजारा कर लेंगे, ये नहीं होना। तो अब ये कहना कि जी हमें वो अगर दरिया नहीं देंगे तो हम कोई ऑल्टरनेट, आपसे नहीं होना इतनी जल्दी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है हमारे पास, अलादीन का चिराग नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल करें। हमें हर सूरत में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सर सिर्फ ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अगर वो रिवाइज करना चाहते हैं वो बेशक करें, ना ईस्टर्न बंद करें ना वेस्टर्न, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान के रिवर हैं या ये इंडिया के रिवर है। ना पाकिस्तान उन रिवर्स का मालिक है, ना इंडिया उन रिवर्स का मालिक है, ना चाइना, ना नेपाल, ना बांग्लादेश। ये रिवर्स तो प्लैनेट अर्थ के हैं, हम तो सिर्फ उसके बेनिफिशियरी हैं थोड़ी देर के। तो एक असर पाकिस्तान में पानी रोकने का हो रहा है, दूसरा असर पाकिस्तानियों को भारत से बाहर भेजने का हो रहा है। यह तस्वीर आज की मैं आपको दिखा रहा हूं, हर रोज ये तस्वीर आ रही है। कल भी मैंने आपको दिखाया था अटारी बॉर्डर की तस्वीर, आज देखिए जरा, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है क्योंकि पाकिस्तानियों को कहा गया है कि वो देश छोड़कर जाएं, भारत छोड़ दे तत्काल। तो जो बचे हुए हैं उनकी कतारें आप देख रहे हैं, और बाकी हिंदुस्तान के किन शहरों में कितने पाकिस्तानी बचे हैं, कितने चले गए हैं, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल अटारी बॉर्डर पर 5वें दिन पाकिस्तानियों की भीड़ लगी हुई है। सरकार ने पाकिस्तान लौटने की सीमा 29 अप्रैल कर दी है। यह आदेश शॉर्ट टर्म वीजा और मेडिकल वीजा पर जारी हुआ है। इसके बाद भी जो पाकिस्तानी भारत नहीं छोड़ेंगे उन पर एक्शन होगा। देश की तमाम एजेंसियां पाकिस्तानियों की निगरानी कर रही हैं। 29 अप्रैल के बाद पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी शुरू होगी और ऐसे पाकिस्तानियों को 3 साल तक जेल की सजा होगी। इसके अलावा 3 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा। पाकिस्तानियों पर वीजा नियम के उल्लंघन के तहत कार्रवाई होगी। भारत सरकार ने पाकिस्तानियों के लिए 14 श्रेणी का वीजा रद्द किए और इसमें कारोबार, विजिटर, छात्र, मेडिकल जैसे तमाम वीजा शामिल हैं। 1 मई तक इन सभी तरह के वीजा धारकों को भारत छोड़कर जाना है। देश भर में खुफिया एजेंसियां पाकिस्तानियों की निगरानी कर रही हैं। यूपी में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तानियों की मॉनिटरिंग की। दावा यह है यूपी से सभी पाकिस्तानी अपने मुल्क लौट चुके हैं, यानी अब उत्तर प्रदेश में कोई भी वीजा पर आया पाकिस्तानी मौजूद नहीं है। यूपी पहला राज्य बन गया है जहां से सभी पाकिस्तानी लौट चुके हैं। पाकिस्तानियों को लेकर सभी राज्य सरकार इस समय हाई अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली में पाकिस्तानियों को नोटिस भेजा जा रहा है। आईबी ने कल दिल्ली में 5000 पाकिस्तानियों के होने का इनपुट दिया था। महाराष्ट्र में सभी तरह के वीजा धारक करीब 5000 पाकिस्तानी हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस ने 228 पाकिस्तानियों की पहचान की है। इन सभी लोगों को जल्द से जल्द भारत छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। सुनिए, अब जो पाकिस्तान जा रहा है, जिसे कहा गया है आप फौरन तत्काल भारत छोड़ें, देखिए जरा अटारी बॉर्डर पर क्या कह रहे हैं। जो पाकिस्तानी नागरिक केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश छोड़कर जाने चाहिए, ऐसे सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया। इसमें से कोई भी बचा नहीं और उनको बाहर भेजने के लिए कंप्लीट ट्रैकिंग चल रहा है। जो लोग शॉर्ट टर्म वीजा पर आए हैं, ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो है, इनको 48 घंटे में देश निकाला करना था। उसके लिए महाराष्ट्र ने पूरे तरीके से अपना फर्ज निभाया है। कोई सरकार नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक तरह की सोच रखी जाए कि हाँ, जो पाकिस्तानी स्रोत करना चाह रहे थे देश में, देश ने उसको भी नकार दिया। नफरत की फसल भी नहीं होने देंगे। आपकी अगर ये आकांक्षा थी तो उसको नेस्तनाबूद भारत के नागरिक। सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है, उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें पानी नहीं देंगे। आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे? इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर था, फौज नहीं पहुंची। दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए और रक्त और पानी
दोनों साथ साथ नहीं बह सकते। ये आज का भारत है जो दोस्ती करना भी जानता है और दुश्मनी निभाना भी जानता है। तो ये 2 स्ट्राइक पाकिस्तान पर, एक तीसरी स्ट्राइक भी हो गई है। पाकिस्तानी जो चैनल हैं उन्हें भारत ने बैन कर दिया है, उनकी दुकान बंद कर दी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये उन चैनल्स की लिस्ट है। 17 पाकिस्तानी चैनल है। डॉन, इरशाद, सामा टीवी, अरे न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार पाकिस्तान, रेफरेंस, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट, जीएनएन, ये सारे चैनल भारत ने बंद कर दिए हैं। तो ये इस बड़े एक्शन के बाद अब पाकिस्तानी जो जहर उगल रहे थे वो बंद होगा। भारत ने पाकिस्तान के 17 यूट्यूब चैनल पर ताला लगा दिया है। पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर, डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज समेत 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल हैं। शोएब अख्तर का भी एक चैनल था इसमें। सरकार ने कहा चैनल भारत के खिलाफ झूठी खबरें चला रहे हैं, भारतीय सेना, सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, भड़काऊ, सांप्रदायिक और भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने सभी को बंद कर दिया है। केंद्र सरकार ने बीबीसी को भी चेतावनी जारी की है। पहलगाम आतंकी हमले की रिपोर्टिंग में बीबीसी ने आतंकियों को उग्रवादी बताया था। इसको लेकर सरकार ने ऐतराज जताया है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर बीबीसी को चेतावनी दी गई है। सोशल मीडिया पर भी सरकार की पूरी नजर है। गलत और भ्रामक जानकारी देने पर एक्शन होगा। सरकार गलत कंटेंट और रिपोर्टिंग पर पूरी नजर रख रही है और इस एक्शन की जरूरत थी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री हरदीप पुरी और दिल्ली सरकार में मंत्री सिरसा। देखिए, पाकिस्तानी चैनल्स तो ये है कलेक्टिवली उनको अगर रिमोशली ये दे हैव बीन यूजिंग टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट 1999 और 2002 के बीच में। उस समय भी उनका एक वो बीबीसी का हार्ट टॉक है, उस समय मैंने कहा जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था ये लोग करते हैं। पहली जो हमारी सरकारें थी थोड़े से नाराजगी करती थी, फिर बातचीत शुरू हो जाती। इस बारी क्या हम करेंगे दैट इज नॉट फॉर अस हियर टू स्पेक्यूलेट। जो बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट वहां से आ रही, ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा। उनको अपनी मेंटल सिचुएशन चेक करवानी चाहिए। इस बार कोई टेरर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नहीं, वो अच्छा किया जी, उनको तो बैन करना चाहिए और ऐसी घटिया मानसिकता और जहर उगलने का काम करें। एक तो आप खून की नदियां बहाओ और ऐसे पाप करो, बेकसूर लोगों के साथ कत्लेआम किए जाए और वो भी धर्म पूछकर, और फिर आप उसका दुष्प्रचार भी करें। एक तरफ चैनल बैन हो गए, दूसरी तरफ एक नई लड़ाई है। शाहिद अफरीदी भारत आकर खेलते रहे। भारत में शाहिद अफरीदी के बहुत से फैन हैं, लेकिन यही शाहिद अफरीदी अब भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जिन बेगुनाहों की जान गई है उन्हें भारत की साजिश बता रहे हैं। उन्हें जवाब दिया है पाकिस्तानी दानिश कनेरिया ने ही। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो को जवाब दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। देखिए जरा आखिर ये पाकिस्तानी क्या कह रहे थे और इन्हें इस डोज और टॉनिक की जरूरत थी। पहलगाम आतंकी हमले पर अफरीदी ने घटिया बयान दिया। कहा 1 घंटे तक दहशतगर्द आतंक करते रहे, 8 लाख की फौज ने क्या किया, बस पाकिस्तान पर आरोप लगा दिया। कोई फौजी लोगों को बचाने क्यों नहीं आया। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है। भारत से कबड्डी की टीम पाकिस्तान आ जाती है, लेकिन क्रिकेट की टीम नहीं आती है। अगर बंद करना है तो पूरी तरह से बंद करो। इसके बाद दानिश कनेरिया ने अफरीदी को जवाब दिया। उसने खुद को चरमपंथी विचारों से जोड़ रखा है। उसे भारतीय टेलीविजन या देश के भीतर मंच नहीं देना चाहिए। उसने मुझ पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया, मेरे साथ खाना खाने से इनकार कर दिया। यह मुझे बेहद अपमानजनक लगा। अब देखिए इससे पहले बिलावल ने क्या कहा। उन्होंने कहा आप एक झटके में सिंधु जल समझौता नहीं तोड़ सकते। हम इसे नहीं मानते, हमारी आवाम इसे नहीं मानती। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं। सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। ओवैसी ने इस पर आज जवाब दिया। बिलावल को बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। उनकी मां को पाकिस्तान के आतंकियों ने ही मारा था। क्या उन्हें पता भी है कि वो क्या कह रहे हैं। वो किसी देश में घुसकर निर्दोष लोगों को मारते हैं तो वो देश चुप नहीं बैठेगा। धर्म पूछकर गोली मारना जायज नहीं। तुमने आईसिस जैसा काम किया है। पाकिस्तान को अपनी हरकतों का फल भुगतना होगा। पाक भारत से समय में आधे घंटे नहीं बल्कि आधी सदी पीछे है। सुनिए जरा शाहिद अफरीदी को और असदुद्दीन ओवैसी। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया।
तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। स्पोर्ट्स जो है ना वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में, तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से करो। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी। भाई जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है बात को। तो आइए, एक तरफ उन सब पर एक्शन हो रहा है जो पाकिस्तान में भारत विरोधी हैं, और अब उन पर भी एक्शन हो रहा है जो भारत में पाकिस्तान हितैषी हैं। नेहा के पाकिस्तान बोल, नेहा राठौर गायिका हैं और अमूमन सरकार की निंदा और आलोचना करती हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब बात देश की हो तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, नेहा ने जो ट्वीट किए हैं, जो वीडियो बनाए हैं, देखिए पीटीआई ने पाकिस्तानी चैनल और वेबसाइट्स में नेहा की तस्वीरें साझा हो रही हैं, उनके बयान साझा हो रहे हैं। पाकिस्तान में वो हीरो बन गई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत पर सवाल उठा रही हैं, इसलिए क्योंकि जो बेगुनाहों की मौत हुई है उस पर भी पाकिस्तान से सवाल नहीं, भारत से ही सवाल पूछ रही हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये उनका वो वीडियो है जिसमें वो मोदी और योगी पर सवाल उठा रही हैं। इस पर इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो, तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? तो नेहा के ये एक वीडियो है, इस तरह के एक के बाद एक कई वीडियो नेहा ने बनाए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गई। नेहा सिंह के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज में एफआईआर हुई है। नेहा के खिलाफ अभय सिंह नाम के शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन पर देश के खिलाफ काम करने के आरोप लगे हैं। पोस्टर के जरिए राष्ट्रीय अखंडता पर असर डालने के आरोप भी हैं। धर्म और जाति के आधार पर लोगों को उकसाने के आरोप लगे। नेहा राठौर पर बीएनएस की धारा, अलग अलग 10 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट की वजह से आईटी एक्ट की धारा भी जोड़ दी गई है। साथ ही यह मामला तब और गर्मा गया जब नेहा के पोस्ट पाकिस्तान में वायरल हो गए। नेहा के सरकार विरोधी पोस्ट पर पाक में उनकी खूब प्रशंसा होने लगी, जिसमें उन्होंने पाक की आलोचना के बजाय सरकार की निंदा की। नेहा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पोस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे, इसे चुनाव से जोड़ा था। एफआईआर दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया, इसमें गलती मानने के बजाय मोदी योगी को टारगेट कर रही हैं। उन्होंने लिखा है, मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद सीएम योगी जी, धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नेहा क्या कह रही है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है।
इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। दिनांक 27 अप्रैल को अभय कुमार सिंह ने थाना हजरतगंज पर आकर के एक ट्विटर अकाउंट जो नेहा सिंह राठौर के नाम से ऑपरेट हो रहा है, जिसके द्वारा कई सारे ट्वीट किए गए हैं, उसके संबंध में आपत्ति प्रकट करते हुए एक तहरीर दी, जिसमें सुसंगत धाराओं में उस ट्विटर हैंडल के जो भी उपयोगकर्ता हैं उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनका कहना है कि इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विवेचना थाना प्रभारी हजरतगंज के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही इसमें जो भी दोष है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और इस बार बॉर्डर पर गरज रहा है। नेपाल बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं वहां बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं श्रावस्ती की। श्रावस्ती में जो अवैध कब्जे किए गए सरकारी भूमि पर, उस पर बुलडोजर चल रहा है। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, महाराजगंज बॉर्डर का शहर है, वहां भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। नेपाल बॉर्डर के आसपास इस तरह का बहुत सा अतिक्रमण है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर ये एक्शन कहां हो रहा है और किन किन शहरों में हुआ है। बाबा का बुलडोजर अब भारत नेपाल सीमा की ओर मुड़ गया है। योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में एक्शन तेज कर दिया है। अवैध कब्जों और बिना मान्यता के संचालित संस्थानों पर एक्शन शुरू हुआ। सरकार ने नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में अपनी कार्रवाई तेज की है। नेपाल सीमा पर श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती में बिना मान्यता के संचालित 17 मदरसों पर एक्शन हुआ। तहसील जमुना में 7 और तहसील भिनगा में 10 मदरसों पर एक्शन हुआ है। बलरामपुर में भी बेदखली की कार्रवाई तेज कर दी गई है। बलरामपुर में भी सरकारी भूमि पर 7 अवैध कब्जे की पहचान हुई है। कुछ जगहों पर अवैध कब्जादारों ने खुद ही अपना कब्जा हटा लिया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर महाराजगंज में भी अवैध कब्जा पाया गया। महाराजगंज के फरेंदा और निचलौल में बुलडोजर एक्शन हुआ है। महाराजगंज में 19 जगहों पर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पाया गया। कुछ मामले कोर्ट में हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, बाकियों पर एक्शन जारी है। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा अखिलेश यादव इस एक्शन पर क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। अखिलेश बुलडोजर पर सवाल उठा रहे थे और अखिलेश के सांसद पर कल बवाल हुआ। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर दिखाऊं, रामजी लाल सुमन का काफिला जा रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, उनका काफिला जा रहा था और काफिले पर हमला हो गया और गाड़ियां आपस में टकरा गईं। दूसरी तस्वीर देखिए, ये रामजी लाल सुमन की गाड़ी है जो टकराई है काफिले में शामिल। रुक जा रहा हूँ। और आइए अब बात करते हैं आज के सूत्र की। अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, भले ही हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। यह सूत्र दिया था देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वकालत की पढ़ाई की और बैरिस्टर बन गए। उनके जीवन की एक घटना बताती है कि वो अपने काम के प्रति कितने समर्पित थे। 1909 में सरदार पटेल अदालत में केस की पैरवी कर रहे थे। उनके क्लाइंट को फांसी की सजा हो सकती थी। सरदार पटेल कोर्ट में बहस कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने आकर उन्हें कागज की पर्ची थमाई। पटेल जी ने कागज को पढ़ा और मोड़कर अपनी जेब में रख लिया।
मुकदमे की कार्रवाई समाप्त हुई। सरदार पटेल के प्रभावशाली तर्कों से उनके क्लाइंट की जीत हो गई। तो साथी वकील ने पटेल जी से पूछा कि आखिर उस कागज की पर्ची में क्या था। सरदार पटेल ने बताया, वो मेरी पत्नी की मृत्यु की सूचना का तार था। साथी वकील ने आश्चर्य से कहा, इतनी बड़ी घटना घट गई और आप बहस करते रहे। सरदार पटेल ने उत्तर दिया, उस समय मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। मेरे क्लाइंट का जीवन मेरी बहस पर निर्भर था। मेरी थोड़ी सी अधीरता उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती थी। मैं उसे कैसे छोड़ सकता था? पत्नी तो जा चुकी थी, क्लाइंट को कैसे जाने देता? लौह पुरुष सरदार पटेल के संघर्ष का एक सूत्र है, समर्पण और अनुशासन से हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है और आसान बनाया जा सकता है। बहरहाल, जहां से अच्छी चीज मिले उसे हासिल करना चाहिए। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद।